पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा 2 जुलाई है और आप सबकी तैयारी लगभग अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेहनत आपने इतना किया है कि अब केवल औपचारिकता है रिजल्ट की। और हिंदी, मैंने आपसे वचन दिया है कि यार ना केवल हिंदी, चाहे बाल विकास चाहे पर्यावरण, हर टॉपिक का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया हूं। उसी के श्रृंखला में हिंदी को इतना मजबूत करेंगे ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको तैयार ना हो। इस वीडियो में पूरा रिवीजन होगा, फुल रिवीजन कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी का बहुत स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? साथियों, मैंने कहा था इसके कई तरीके हैं पहचानने के। एक तो नियम कायदा कानून पे चलो। जब हम सबको पता है कि पहला पद जो आपको दिख रहा है ये अव्यय हो, अगर किसी समास का पहला पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन गुरु, अब वो समय नहीं है कि जहां पे तुम अव्यय सीखोगे। अब सीधा सीधा ये बात सीखो कि अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से हो, प्रा शब्द से हो, अनु शब्द से हो, प्रति शब्द से हो, हमको तुरंत समझ जाना है कि भैया वहां पे अव्ययी भाव ही होगा। ठीक है, चलिए। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बताओ साथी, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? कमेंट करके बताइए सारे लोग। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? साथियों, नीलकंठ में, क्योंकि ये हिंदी में है नीलकंठ, दोस्तों ये क्या होगा पता है आपको? ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर जी। तो यहां पे दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा। आगे, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र का मतलब होता है साथियों राजा का पुत्र, और जहां पे राजा का पुत्र होता है दोस्तों, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ये बात आपको पहले से ही विदित है, मतलब तत्पुरुष समास है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं साथी। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? देखो साथी, मैंने कहा था जब कोई दो शब्द दिया जाए और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो तो वहां पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, रात दिन, दुख सुख, राजा रानी, सुबह शाम। यानी अगर एक शब्द दूसरे का उल्टा है तो प्यारे साथियों वहां पे क्या होगा? वहां पे साथियों आपका द्वंद्व समास होगा। इसमें कोई ना तो किंतु है और ना कोई परंतु है, ये बात आप जानते ही हैं। आगे, चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा का मतलब ये होता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, गुरु उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, दिग्गु समास होगा। चौराहा, चाहे पंचवटी, चाहे पंचानन, बहुत सारे शब्द हैं साथी, कोई एक शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। तो लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत संख्या से ही होता है तो वो दिग्गु समास होता है। लेकिन अगर संख्या के बाद कोई नदीवाचक शब्द आ गया तो गुरु वो अव्ययी भाव हो जाता है। जैसे पंचगंगा, द्विनद्यो। तो अगर संख्या के बाद कोई नदीवाचक शब्द आ जाए तो वहां पे दोस्तों अव्ययी भाव हो जाता है। ये गुरु आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, दशानन में कौन सा समास होगा? साथियों, 10 हैं आनन जिसके। सर 25 का बता दे। अरे 25 का क्या दिक्कत है? 25 एक संख्या है 25 एक संख्या है, इसमें क्या दिक्कत है? दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन का मतलब दोस्तों होता है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। यानी दोस्तों यहां भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। फिर तुम आकर पूछोगे सर 50 में क्या होगा, फिर पूछोगे 40 में क्या होगा फिर पूछो 5 में क्या होगा, फिर 7 में क्या होगा। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए चलते हैं साथी। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? साथियों, अगर किसी समास में तुलना किया गया हो या अगर पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो तो वहां पे दोस्तों क्या होता है? वहां पे कर्मधारय समास होता है। ये बतिया आप जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
क्यों भाई? चंद्रमुख का मतलब चंद्रमा के समान मुख, यानी जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। क्यों भाई? तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए साथी, राम मेरी रक्षा करो, हे राम रक्षा कीजिए। दोस्तों अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे एक एक्सक्लामेशन है। इसका मतलब ये होता है कि ये संबोधन को दिखाता है। आपको पता है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ये बतिया ढंग से याद रखना, क्योंकि ये बात जरूर पूछेगा। पेपर दे कर आओ फिर हम बताएंगे। इतना दिन बीत गया, 10 दिन और बीतेगा, है कि नहीं? बस काम करके लौटो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? इसका मतलब पेड़ से पत्ता अलग होगा, यानी साथियों अपादान कारक होगा। ये सबको पता, यहाँ पे टाइम क्यों बर्बाद करें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम ने शब्द में कौन सा कारक होगा? दोस्तों अगर किसी नाम के आगे ने होता है तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अगर को लिखा होता है तो कर्म कारक होता है। अगर के द्वारा या से द्वारा लिखा होता है तो वहाँ पे दोस्तों करण कारक होता है। किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। कुछ अलग होता है तो अपादान कारक होता है। किसी से संबंध जोड़ा जाता है, संबंध कारक होता है। किसी पे कोई वस्तु रखा हो, जैसे मेज पर किताब रखी है, तो वो अधिकरण कारक होता है। आगे, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से, तो यहां कलम से शब्द में कौन सा कारक है? मैं कलम से लिखता हूं। कलम से लिखने का मतलब होता है कलम के द्वारा लिखना, है ना? और कलम के द्वारा लिख रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह ही होता है साथियों के द्वारा या फिर से द्वारा। ये सब बतिया आप सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत हमारे द्वारा नहीं है, है ना? चलिए साथी आगे। यह रमेश की पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अच्छा, यह रमेश की पुस्तक है, संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ पे की शब्द आया है। और की का मतलब क्या होता है? का, की, के, ये संबंध कारक का दोस्तों चिन्ह होता है। और अगर मान लो आपको चिन्ह नहीं भी पता था, तो जब वाक्य को पूरा पढ़ते हो तो भी ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पे जो पुस्तक है उसका संबंध रमेश से जोड़ा जा रहा है। यानी साथियों ये संबंध कारक है ना? अधिकरण कारक का चिन्ह पर होता है। जैसे कहा जाए कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो वहां पे फिर क्या होगा? अधिकरण कारक, है ना? कर्ता कारक मैंने बता दिया कि नाम के आगे ने लिखा रहता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो ये कर्ता कारक। और जो कर्म कारक होगा वहां पे को होगा। जैसे मोहन ने राम को पुस्तक दिया, तो ये कर्म कारक हो गया। बात समझे भैया? छोटी छोटी चीज ही सही, लेकिन खुद को थोड़ा समझाते चलिए। बतिया बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, हिंदी में कभी भी आपका नंबर 18, 19, 20, 22 इतना नंबर आपका नहीं आना चाहिए। अगर हिंदी में 20-22 नंबर लाओगे तो पास होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में अगर 27 नहीं करोगे तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में उधर 10 से 12 हो जाएगा। और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कम हो ही जाता है, जैसे गणित हो गया। अगर उधर 10 हो गए या 12 हो गए, तो अगर हिंदी में 27 नहीं करोगे, संस्कृत में 27 नहीं करोगे, बाल विकास में 27 ये नहीं पहले से सोचोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यहाँ पे जो पर शब्द है, अब बताओ आप लोग जल्दी से कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। तो प्यारे भाइयों, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ पर रखी हुई बात करते हो, एसएसटी की क्लास मैंने तो कहा भी नहीं था कौशिक जी, आपने कैसे जोड़ लिया कि एसएसटी होगा? एसएसटी की क्लास कल संभवतः होगी, क्योंकि पहले कंटेंट रेडी होगा तब ना कराया जाएगा। संभवतः कल होगा, तो मैं शाम वाली क्लास में बता दूंगा एसएसटी आएगा कि नहीं आएगा, है ना? मैं पहले से बता देता हूँ चीज़ें। साथियों, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, और पर बैठे हैं इसका मतलब यह है गुरु कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मे पे पर, है कि नहीं? क्या होता है साथी? मे पे पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, साहित्यिक रचना कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? हम सबको पता है गुरु, अब आप दिमाग लगाइए एक बार। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन थे?
दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कामायनी कोई जगह हो जहाँ पे प्रसाद मिलता हो। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। साथियों, जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आप सब लोग तैयार कर लो। हालांकि आज मैं ग्रुप में दोबारा से वो पीडीएफ डाल दूंगा कि जिससे आप जो हिंदी में प्रमुख 50 जो साहित्यिक रचना है वो एक बार आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक बार दोबारा मैं ग्रुप में आज उसको डाल दूंगा, रीसेंड कर दूंगा कि जिससे आप उस हिंदी की टॉप जो 50 रचनाएं हैं उनको दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, जिन्होंने किया है वो, और जो नहीं किए हैं उनको भी एक बार मौका मिल जाएगा रिवीजन करने का, है ना। बाकी मैं एक बार आपको यहाँ बता दूं कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है उसमें दोस्तों जैसे आंधी है, तूफान है, वैसे भी आजकल आंधी तूफान आ रहा है, आंधी तूफान, झरना, कंकाल, तितली, इरावती, है ना। बाकी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा की रचना दोस्तों बहुत फेमस है, 3, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी। ये क्या है? ये महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों। निराला जी ने लिखा था तुलसीदास। तुलसीदास तो खुद ही एक कवि थे, लेकिन तुलसीदास नामक रचना किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और सुमित्रानंदन पंत ने दोस्तों लिखा था वीणा, पल्लव, युगबाणी, ये सब पंत जी का था। आगे प्यारे साथी, नेक्स्ट मैं एक नोट्स दे रहा हूं जिनकी अभी तक यूपी टेट में कोई तैयारी नहीं है। हमको पता है अगर आपकी तैयारी 70-80 नंबर की है, लेकिन रिजल्ट कितने पे रुकता है? 20-25-30 नंबर से, 10-15 नंबर से। तो ये नोट्स यही आपका काम करेगा, ये आपका 10-15 नंबर आपको बढ़ाकर देगा। इसमें ऐसा ऐसा पैटर्न डाला हूं कि अगर कितना भी कठिन पेपर आ जाए लेकिन आपको ये पास करवा के देगा। टेट का 2011 से लेकर 22 तक वो प्रश्न मैं डाला हूं में हर साल आता है। तो मतलब ये है कि हमारा तय है कि हम आराम से कितना भी कठिन पेपर आ जाए लेकिन 110-115 नंबर तक हम पहुंच जाएंगे। साथियों, इसके लिए एक शार्ट नोट्स है 200 पेज का। 200 पेज मतलब 100 पन्ना है कुल, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हैं। और इसको क्या करना पता है? 2-2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, 2-2 घंटे इसको पढ़िएगा। यकीन मानिए साथी, तुम टॉपर बनोगे कि नहीं बनोगे नहीं पता मुझे, लेकिन आप ही फोन करके बताओगे सर जी हम 105 110 नंबर लाए। इतना क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है। कैसे आपको मिलेगा? साथी नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो प्राइस की बात की जाए वो थोड़ी महंगी है, 699, लेकिन चूंकि अब समय कम है तो टीम ने निर्णय लिया है कि आपको अधिकतम जो मिनिमम डिस्काउंट है वो अब मिलेगा 399 रुपये में, यानी एक प्राइस में आपका सब हो जाएगा कंप्लीट। तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, आपको पूरा कंप्लीट ये मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों आ जाओ आप लोग। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? साथियों, गोदान एक प्रकार का उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का है ना। और साथ ही आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे आपको पता हो दोस्तों सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, करबला, ये रचनाएं भूलिएगा नहीं। क्या? गोदान, गबन, निर्मला, करबला, सेवा सदन, ये दोस्तों किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो ये मत भूलना। पूस की रात एक है, वो भी मत भूलना। फणीश्वर नाथ रेणु की केवल एक रचना तैयार करके जाना, मैला आंचल। क्या? मैला आंचल। मैं भी अपने टाइम पर इसको तैयार किया था और पेपर में आता भी है ये मैला आंचल। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है ना। आगे, रामचरितमानस की भाषा क्या है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा? हम सबको पता है कि राम जी अवध के थे, मतलब दोस्तों ये अवधी भाषा का है, ठीक है ना। चलिए आगे, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को मिला था पुरस्कार भारत भारती पर। सुमित्रानंदन पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर। रामधारी सिंह दिनकर ऐसा कुछ खास नहीं, इसको हटाइए। प्यारे भाइयों, आपका उत्तर है सुमित्रा। मेरे टाइम पर सवाल ये आया था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? साथियों, प्रकृति का जो सुकुमार कवि हैं वो दोस्तों कहा जाता है, किसे पता है?